मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इस तैयारी के बीच सत्ताधारी दल, जो कि लगातार 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में शासन में है, उन्होंने हाल ही में लोक लुभावन वादे किए। अन्य पार्टियां भी लोक लुभावन वादे करती हैं, लेकिन सत्ताधारी दल हाल ही में कई घोषणाएं भी कर चुका है। और इन घोषणाओं का क्या कुछ असर है लोगों के बीच, यह कितनी हितकर हैं, लोक लुभावन वादे और घोषणाएं कितनी हितकर हैं जनता के लिए, और क्या होता है उसका असर, कैसे बढ़ रहा है राज्य का कर्ज और उस कर्ज को कौन चुकाएगा, इन सब बातों पर, इन प्रश्नों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अपना पंच शो में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं उमेश तिवारी जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में लगातार नजर रखते हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हमारे साथ अपना पंच शो में जुड़ चुके हैं अजय खरे जी। आप समाज सेवी हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनमें नजर रखते हैं, जनता की जो बात है उसको मुखरता से रखते हैं। अजय खरे जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करेंगे अजय खरे जी के साथ। अजय खरे जी, जो ये वादे किए जाते हैं चुनावी वर्ष में या चुनाव जब नजदीक आ जाता है तब जनता को जो मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं और बताया जाता है हम आपको ये लाभ देने वाले हैं, उनसे क्या कुछ फायदा है जनता को? जनता के लिए हितकर है या वो राज्य के लिए अहितकर है? जी, अभी जिस ढंग की राजनीति चल रही है उसमें तो ये जनता को निकम्मा बना रहे हैं, और जो योजनाएं होती हैं वो वंचित लोगों के लिए होती हैं। जब भी किसी समूह में कि जो बिल्कुल अभाव में है, लेकिन यदि उनके हाथ पांव चलते हैं तो उनके लिए काम की योजना बनना चाहिए। जैसे कोई निराश्रित है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो सहारा चाहिए। सरकार यदि उनके लिए कुछ करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बच्चे मेरी नज़र में हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन ये शिवराज सरकार जो मामा सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया। मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ। एक लड़का है अमन, उसकी बहन है, उनके माता पिता दोनों खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सरकार से कोई मदद नहीं हुई इस तरह के लोगों की। और ऐसे ही जो बूढ़े लोग हैं, जो अपंग लोग हैं, जिनके हाथ पांव नहीं है, या बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं, उनके लिए यदि किसी ढंग की योजना आती है तो उसका स्वागत होता है, होना चाहिए। और पहले से भी वो चल रही है। कोई और जैसे कोई महिला है हिंदुस्तान में, चूंकि पुरुष प्रधान देश है, यदि किसी का आदमी मर गया तो उसकी बहुत मुश्किलें होती है, परिवार में भी सहयोग नहीं होता, तो उनके लिए पेंशन योजना है, वो भी चलती है। यदि रोजगार नहीं दे रहा तो उनको पेंशन दे रहा है, थोड़ा सहारा हो जाता है। लेकिन जो अभी लाडली बहना जैसे बना दी गई, ठीक चुनाव के ठीक मौके में, 18 साल से तो कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी गिर गई है। बहुत इंडेक्स जो आ रहा है पूरी दुनिया का कि हम कितने नीचे गिर चुके हैं कि पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। और ऐसी अभाव में लोगों को उनका दिल छूना है, तो जनरलाइज कर दिया कि जो भी महिलाएं हैं 21 साल से लेकर 60 साल तक, बाकी तो स्कीम चल ही रही हैं, तो ये वर्ग को छुएंगे तो उनके घर में जब पैसा जाएगा तो सारा घर प्रभावित हो जाएगा। तो ये बोर्ड का जो गंदा खेल है, वो 1000 की राशि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उनको लगता है कि उनके लिए लाठी खुल गई। लाठी खुलना तो है नहीं, लाठी खुलेगी तो 2-4 लाख रुपए किसी को मिल जाए तो लाठी खुलना है। लेकिन इतना दयनीय बना दिया है सरकार ने लोगों को कि उनको यदि रोटी का एक टुकड़ा भी देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि जो भूखा व्यक्ति होता है, प्यासा व्यक्ति होता है, तो बोलता है एक घूंट पानी पिला दो। तो सरकार ने पूरी सिस्टम जो है कि अभाव से लोग पूरे प्रदेश में जी रहे हैं, और जो खाते पीते लोग हैं उनको ही मिल रहा तो उनको भी अच्छा लग रहा, गरीबों को भी अच्छा लग रहा कि सरकार कुछ कर रही है। और जब दूसरी सरकार कहती है कि हम ज़्यादा देंगे तो ये और बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम और ज़्यादा देंगे। तो ये सारा होड़ चल रहा है, लेकिन किसी के पास रोजगार का कोई कार्यक्रम नहीं है, लोगों को काम देने का। पूरी पीढ़ी, माने जो जवान पीढ़ी थी वो प्रौढ़ हो गई और प्रौढ़ पूरी बूढ़ी हो गई। हम लोग 20-20 साल, 25-25 साल, लोक संघ का तकाजा है कि हम पलटे स्थिति को। ये चुनाव में बदलना चाहिए, और एक बार मौका, 2 बार मौका, आप लगातार मौका। और आपने जैसे
राजा महाराजा होते थे ये बने हुए हैं, अब लोकतंत्र के नाम पे वो कर रहा है। ये सारा जो लोक लुभावन कार्यक्रम है, ठीक है, योजनाएं लाइए तो कोई बड़ी योजना, रोजगार की योजना लाइए। तो रोजगार का तो ये हालत है कि मध्य प्रदेश में लाख 2 लाख इंजीनियर बेरोजगार है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कोई सरकारी नौकरी, सरकारी वाले भी सरकारी नौकरी के लिए तरफ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी, सारे घरों की स्थिति ये है कि जो भी पूंजी थी अपने बच्चों को पढ़ाने में, कोई डॉक्टरी पढ़ाने के लिए, कोई इंजीनियर बनाने के लिए, कोई और दूसरा कोर्स कराने के लिए, और हमारे अपने रीवा शहर में इतना बड़ा शैक्षणिक पलायन है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव के बच्चे शहर में और शहर के बच्चे इंदौर में, कोटा में, दिल्ली में, मुंबई में, तमाम इधर उधर, रीवा में तो है नहीं, खाली है। कई घरों में तो बच्चे हैं ही नहीं, माँ बाप बुजुर्ग हैं और करने वाला, काम करने वाला कोई नहीं है। तो ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, पता नहीं किस ढंग का विकास हो रहा। तो एक विकास का हुआ, झूठा हुआ, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं जन की, बहुत गलत है, इसका आर्थिक बोझ भी है और लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। जो कोई आदत नहीं है काम करने की आदत, वो भी छूट जा रही लोगों की। बैठे बैठे आ रहा है तो वो भी कर्मचारियों की तरह कल उम्मीद रखेंगे इसमें इंक्रीमेंट लगे और बढ़े, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 3000, 5000, यही सब चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गंदा खेल है और ये लालच बहुत बुरा है। और एक चीज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कभी स्टालिन के समय का कभी पढ़ा किसी उसमें कि एक मुर्गी को लिया और मुर्गी के पंखे पखने जो है वो उसने नोचना शुरू किया और एक एक लहूलुहान हो गई मुर्गी और मुर्गी को उठा के पटक दिया। तो वो मुर्गी का बहुत बुरी हालत थी, पूरा खून बह रहा था, चल नहीं पा रही थी। उसने अपने जेब से कुछ दाने अपने नीचे गिराए, वो मुर्गी उस दानों को चुगने के लिए उसके पास चली आई। तो यही आज का दौर चल रहा है मुर्गी वाला कि उसके सामने दाने डाल दो तो वो आएगी, कितनी भी बुरी हालत में होगी, वो कहाँ जाएगी। तो पूरी जनता की स्थिति ये बना दी है, लाचार कर दिया लोगों को कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो लोग कहते हैं यही अच्छा है। माने जो मार रहा है वही अच्छा लगने लगता है, जब कभी वो सहला देता है थोड़ी सी, कभी जैसे पुराने समय में होता था राजे रजवाड़े जमाने में कि बहुत मार पिटाई करते थे, बाद में मलहम लगा देते थे, कहते थे हमारा मालिक बहुत अच्छा है। अब बात को हम आगे बढ़ा। खरे जी आपके पास हम आएंगे अभी लौट के, हम उमेश जी के पास चलेंगे। उमेश जी, आप कैसे देखते हैं ये जो लोक लुभावन वादे और योजनाएं हैं, उनका समाज में और जनता के बीच क्या असर है और राज्य को क्या नुकसान है, उसके जनता को क्या नुकसान है, क्या फायदे, कैसे देखते हैं आप इसको? जो अभी आपने ये सवाल रखा खरे साहब ने, इसको बड़े बारीकी तरीके से आपके बीच में रखा भी। देखिए, जहां अपन लोग ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो इन जो तरीका आज चुनावी राजनीति में वोट पाने के लिए अपनाया जा रहा है और उसे जन कल्याण का नाम दिया जा रहा है, उससे तो लोकतंत्र को समाप्त करने का एक इसको षड्यंत्र हम मान रहे हैं। आज जो हालत बना दी गई है उसमें माने जो सरकार में बैठा है वो सरकारी खजाने से कुछ ये टुकड़ा टाइप का फेंक रहा है और जो धन्ना सेठ टाइप के राजनीति में भाग ले रहे हैं दूसरे दलों को, वो भी अपने तरीके से यही सब कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी आम आदमी, आम सामान्य जन को इस चुनावी राजनीति में भाग लेना हो तो वो कैसे भाग ले सकता है? तो अगर बहुत बड़े हिस्से को, जनता के बहुत बड़े हिस्से को इन योजनाओं के तहत हम माने राजनीति की मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं, तो ये हम मानते हैं कि पहला तो ये लोकतंत्र को ही समाप्त किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो खरे साहब ने कहा कि जो देखिए पूंजी दो तरह की होती है, एक श्रम की पूंजी होती है, एक धन की पूंजी होती है, पैसा की पूंजी होती है। तो हम जो ये श्रम की पूंजी को समाप्त कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत घातक है। श्रम की पूंजी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। योजनाओं के माध्यम से ये जो राजनीतिक दल के लोग अपनी मसीहाई छवि बनाना चाहते हैं, हमारा इसमें ये कहना है कि जो एक बड़ी व्यापक पैमाने पर इसके आड़ में लूट की जाती है।
अगर वो लूट उस लूट को जारी रखने के लिए सारा खेल है, ऐसा हमारा मानना है। अगर देखिए राजनीति का और जो सरकारें बनती हैं उनका ये काम है कि आज का जो समाज है उसको तो हम एक अच्छे मुकाम पर ले ही जाएं, पर ऐसा कुछ काम करें कि आने वाला जो समय है वो भी एक बेहतर समाज बने। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में काम चल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि आगे का समय ठीक है? जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहाँ किया जा रहा है, चाहे वो दोहन के नाम पर धरती को खोखले करने का हो, पर्यावरण नाश करने का हो, बाकी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनको माने विकास के नाम पर कुछ चंद पूंजीपतियों के नाम पूंजीपतियों के हवाले करने का ये तरीका हमारे ख्याल से देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और ठीक है, आज तो कुछ चंद आप टुकड़े दे सकते हो, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही जो रोजगार की बात होती है, एक बेहतर अस्पताल, स्कूल की बात होती है, बेहतर आवागमन की बात होती है, इन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही हम निर्मित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके कुछ लोगों के को ये सब कुछ समर्पित करके एक लूट जारी किए हुए हैं। लूट से लोगों का ध्यान हटा रहे, लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, तो इस तरह के माने एक फ्री का वो करके तो लोगों को भी लगने लगता है कि यार चलो हमको फ्री का मिल रहा है। ये एक तो इतनी लोगों में कुछ समझ भी नहीं है कि वो सब हिसाब किताब बैठ के लगाएं कि इसके पीछे का खेल क्या है, तो वो हिसाब भी नहीं लगाते हैं। दूसरा माने इतने वो कमजोर या कि अभावग्रस्त रहते हैं कि उनको लगता है जो भी कुछ मिल गया तो मिल गया। तो ये तरीका लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इसको मैं बहुत ही गलत मानता हूँ। आने वाले समय में देश के भविष्य के लिए यही बहुत गलत है, ऐसा हमारा मानना है। जी, उमेश जी ने अपनी बात रखी है और यहाँ पर उमेश जी की बात से और खरे जी की बात से कई प्रश्न भी निकल रहे हैं और वो निश्चित ही उन्हीं से पूछे जाएंगे जो सत्ता में रहे हैं, जिनके पास नेतृत्व रहा है, उन्हीं से वो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सत्ता से ही सवाल करना उचित है। और जनता की जब बात आती है तो राज्य की जिनके पास जिम्मेदारी है उनका दायित्व बनता है कि उनके सभी पहलुओं को देखें। और यहाँ पर जो बातें निकली हैं कि जो घोषणाएं हो रही हैं और वो चुनावी वर्ष में ही हो रही हैं, जो घोषणाएं हैं वो भी 4 साल जो है, तो जनता का ध्यान कितना है वो जनता भी देख रही है। और चुनावी वर्ष में घोषणाएं होती हैं और वो ऐसी योजनाएं, जैसे खरे जी ने कहा था कि जो कार्य करने की आयु वर्ग उम्र है, जो उम्र है कार्य करने की, जो कार्य करने का समूह माना जाता है, 18 से 60 तक लोग काम करते हैं बेहतर ढंग से, ऐसा मानना है। और 21 से 60 तक राशि देना और उन्हें कार्य करने की क्षमता से दूर करना किसी न किसी प्रकार से, ये बड़ा सवाल छोड़ता है जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी, जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। अभी उमेश जी ने भी बात रखी है कि ये कहीं ना कहीं से जो हमारे राज्य को है वो कर्ज में ले जाएगा, कर्ज की तरफ ले जाएगा और ये भविष्य में समस्याएं आएंगी। यहाँ एक सवाल ये है कि जो ये समाधान खोजे जा रहे हैं, अभी बेरोजगारी की बात आई, पलायन की बात आई, खरे जी ने पलायन की बात कही है, बेरोजगारी की बात भी कही है कि जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो क्या बेरोजगारी दूर करने का ये दूरगामी परिणाम देने वाली है योजनाएं? बेरोजगारी के लिए रोजगार के साधन सृजित करने होंगे। जैसा उमेश जी ने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे उपयोग किए जा रहे हैं, उनका दोहन हो रहा है, तो उससे एक व्यवस्थित समाधान होना चाहिए। क्षणिक समाधान और कुछ निश्चित समय के लिए जो समाधान है वो जनता के लिए कितना हितकर है, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके यदि कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण चर्चा है, विंध्य से जुड़ी, मध्य प्रदेश से जुड़ी और देश से भी जुड़ी। इस चर्चा को आप जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतनी तेजी से इन मामलों में, इन मुद्दों में सुधार होगा और जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, उनमें ध्यान दिया जाएगा। एक बात आई अभी युवाओं को भी, जो शिक्षा की बात चली है, उमेश जी ने कहा शिक्षा की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं समझ में आ रही है। शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारने के लिए प्रयास होने चाहिए। तो उसकी जगह में बताया जा रहा है कि हम एक विशेष योजना लेके आएंगे, उसमें आपको शिक्षित किया जाएगा। तो जब हमारी शिक्षा चल रही होती है, स्कूल शिक्षा हो या
उच्च शिक्षा हो। उस बीच में ऐसे क्यों नहीं तैयारी होती है कि रोजगार मिल सके युवाओं को, उसके बाद फिर अलग से योजना लाने की जरूरत पड़ती है। उमेश जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, रोजगार कहने से नहीं मिलता है, या कि रोजगार के लिए जो आप कुछ एक दो सरकारों के जो शब्द हैं, उन शब्दों का आपने जो प्रयोग किया, हमारे ख्याल से उससे रोजगार मिलेगा नहीं। रोजगार की हालत क्या हो रही है कि आप ये मानो कि सरकारों के गलत निर्णय के कारण जो हमारे देश के 7.5 लाख गांव थे, आज वो मात्र 5 लाख के आसपास गांव बचे हैं। माने गांवों को समाप्त करने की जो योजना है, गांवों को समाप्त करके जिस तरह से शहरों में आबादी बढ़ाई जा रही है, और फिर जिस तरह से मलिन और गंदी बस्तियों में लोग रहने को मजबूर हो रहे हैं रोजगार की तलाश में वो शहरों में जा करके, तो हम तो अपने सीधी से अलग हुआ सिंगरौली जिले को देखते हैं कि सिंगरौली जिले को आज पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। वहाँ के लोगों को रोजगार क्या, माने आज वो सब वहाँ के जो स्थानीय है, बाहर का जो व्यक्ति आया है, बाहर का जो पूंजीपति या कि ठेकेदार आया है, तो वो भले फल फूल रहा हो, लेकिन जो सिंगरौली का स्थानीय आदिवासी है या कि गरीब है, आज उसकी हालत ये है कि जो 10-5 एकड़ का काश्तकार था, आज वो उसी फैक्ट्री के सामने पान की गोमती खोलता है या कि मूंगफली बेचता है, जो माने समितियों में ले जाके धान और गेहूं बेचता था, आज वो पन्नी में किलो और 2 किलो अनाज लेके जा रहा है। तो इस तरह से जो व्यवहारिक स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, वो ये है। बाकी कहने को तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत सारी बातें कहेंगे, कहने को तो ये भी कह देते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, चुनाव आता है तो तमाम, बाकी मध्य प्रदेश का हाल आप देखो, एक तो परीक्षाएं तमाम विभागों में जगह खाली हैं, परीक्षाएं होती नहीं हैं, उनके विज्ञापन निकलते नहीं है, किसी तरह विज्ञापन निकल भी गए तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकल भी आया तो ज्वाइनिंग नहीं मिलता। तो तमाम इस तरह की हालातें हैं। चुनाव के टाइम में जरूर बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, बहुत सारे कुछ स्थान भी निकाल देंगे। तो ये जो भी काम किया जा रहा है, सिर्फ हमारे देश में वोट के नजरिए से किया जा रहा है। बाकी न बेरोजगार नौजवानों से मतलब है। भाई आप इस तरह से काम बना रहे हो कि हमारा पूरा ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप समाप्त करके हर व्यक्ति को आप किसको बाबू बनाएंगे, किसको आप अधिकारी बनाएंगे। ये तो सब सीमित है ना। रोजगार तो विभिन्न आयामों पर जब काम होगा तब हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, और रोजगार का मूल मकसद होता है कि हमारी दाल रोटी, हमको रोटी कपड़ा मकान मिले। और इस तरह के जब काम नहीं हो रहे हैं तो वो कहने से नहीं होता। और सरकारें यही सिर्फ कर रही हैं कि सिर्फ घोषणाएं और कुछ नाम दे देना कि ये योजना हम कर रहे हैं, इससे रोजगार मिलेगा। बाकी जो भी रोजगार था हमारा, पूरी हमारी व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। आपसे हमने निवेदन भी किया कि आज हम 7.5 लाख गांवों से 5 लाख गांवों में पहुंच गए, हमारी कृषि को पूरा समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कृषि पर अगर ध्यान दिया जाए, जिस तरह पूंजीपति उद्योगपति को तमाम अनुदान दिए जाते हैं, उसको बिजली में छूट मिलती है, डीजल में छूट मिलती है, जमीनें मुफ्त को मिल जाती हैं, जो खनिज संसाधन है, सीमेंट बनाने के लिए पत्थर सस्ता मिल जाता है, बिजली बनाने के लिए कोयला सस्ता दे देते हैं। उस तरह से किसान को क्यों नहीं आप डीजल सस्ता देते हो, और जो किसान है उसको कुछ प्रति एकड़ के हिसाब से साल में अनुदान मिलता रहे नगदी, तो वो खाद बीज की जो चिंता होती है वो चिंता से मुक्त रहे। और वो खेती में, माने अगर खेती को हम समाप्त कर रहे हैं तो खेती हमें कितना बड़ा, आज माने ये सरकारी आंकड़ा करता है कि लगभग 60 से 65% भारत के लोग खेती आधारित व्यवसाय पर निर्भर हैं, और उसी को हम समाप्त कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। तो ये बातें सिर्फ बातों की है, और आने वाला समय विकट होगा। जो पढ़े लिखे नौजवानों में भी बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। जो माने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गांवों में जो लोग रहते हैं वो भी सब बेरोजगार हो रहे हैं। अभी तो कुछ मजबूर होकर शहरों में जा रहे हैं, लेकिन जब शहरों में भी इतनी भीड़ भाड़ हो गई है, वहां भी काम मिलना जब बंद होगा तो आखिर हालात क्या होगा, बड़ी विस्फोटक स्थिति होगी। देखिए अकरणी जी। जी,
उमेश जी, आपने बात जी जो कही है इसमें खेती की बात आई है, खेती के कमजोर होने की बात आई है, गांवों के समाप्त होने की बात आई है। निश्चित ही ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। हम खरे जी के पास चलेंगे, उसके पहले एक आपसे प्रश्न ये है कि जो सरकार तो कहती है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और किसान जी सम्मान निधि के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं अपने किसानों को, तो क्या उस सम्मान निधि से वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, जी किसान सम्मान निधि के बारे में हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप बैठ के थोड़ा आप खुद हिसाब लगाइए। आप खुद हिसाब लगाइएगा, आप खेती करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके घर के जो आपके माने आपके बड़े हैं, पिताजी वगैरह, चाचा वगैरह, उनसे पूछिएगा कि 1 एकड़ धान की पैदावार करने में कितना खर्च आता है ना? और फिर उस पैदावार को जब आप बेचते हैं तो वो कितना होता है? माने वो उसमें लागत ज़्यादा लगती है और जो आप उससे पैदा करने के बाद बिक्री करने से जो पाते हैं वो कर अब जो ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं कि हम 6,000 दे रहे हैं, लेकिन उस 6,000 के पीछे हमसे ये लूट कितना रहे हैं, इसका हिसाब लगाइए। अभी तो एकदम से हमको ध्यान नहीं है, पर मोटा-मोटा आप ये मान के चलो कि लगभग माने जब जो 1 एकड़ का अगर आप निकालो कि धान के पैदावार में जितना खर्च हुआ और जितना उससे आपने पैदावार किया, उन सब के बीच का अगर आप एवरेज निकालें, तो निश्चित तौर पर उसमें हम एक निकाल रहे थे कि उसमें लगभग 19,000 रुपए हमको कम दिया जाता है, जो समितियों में खरीदी की जाती है ना? उसमें 19,000 रुपए कम दी जाती है प्रति 1 एकड़ के हिसाब से एक धान भर का। इसी तरह गेहूँ है, दूसरी फसलें हैं, तो इसमें बहुत सारी राशि ऐसी है कि अगर हमको जो स्वामीनाथन आयोग ने माने SC2+50 की बात की थी, अगर उतना हमको सरकार देती, तो जो हमसे लगभग दोनों रबी की फसलों में 50,000 रुपए से ज़्यादा हमारा माने किसान का लूटा जा रहा है, तो वो हमको मिल जाता। तो ये जो 6,000 है, तो 6,000 रुपए तो हम दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को। अगर हमारा वो 1.5 गुना जो इनने वादा किया था जो स्वामीनाथन आयोग की कमेटी को कि हम लागू करेंगे पहले चुनाव में, अगर ये लागू कर देते तो आज 6,000 रुपए हमसे ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। उसके बाद भी लगभग हमको 40 से 45,000 रुपए हम इनके 6,000 काटने के बाद भी बेनिफिट में रहते हैं। तो ये किसान सम्मान निधि भी उसी तरह का एक लॉलीपॉप है, जैसे ये कहेंगे कि हम सस्ता गल्ला दे रहे हैं या कि और तमाम ये जो चुनाव के टाइम में लाडली बहनी योजना की बात कर रहे हैं, ये सब इनकी योजना है, बकवास है। इनके पीछे का जो एक अर्थशास्त्र है या कि इसके पीछे का जो एक लॉजिक है, उसको अगर हम गहराई से समझे तो सब बात समझ में आती है कि हमारे साथ कितनी लूट हो रही। सम्मान निधि है क्या 6,000 रुपए? आप चले जाओ वहाँ तेलंगाना में, अभी भी वहाँ किस गवर्नमेंट 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रत्येक साल वहाँ किसान को देती है, तो देना हमको। मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती है? अगर तेलंगाना की सरकार 10,000 रुपए एकड़ किसान को एक श्योर करने के लिए कि उसको बहुत बीज खाद की चिंता न बनी रहे, उसको देती है 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। बहुत सी गवर्नमेंट राज्य सरकारें डीजल में सब्सिडी दे रही हैं, बिजली में सब्सिडी दे रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये तो कर नहीं रही है। तो ये जो 6,000 की सम्मान निधि है, वो भी हमारे को धोखा देने को, हमको माने भ्रमित करने का एक काम है। इससे ज्यादा 6,000 कोई महत्वपूर्ण नहीं है। न ये कहा जा सकता है कि बड़े किसान हितैषी है नरेंद्र मोदी। जी, उमेश जी ने पूरे तथ्य के साथ, पूरे तर्क के साथ बात रखी है कि ये जो निधियां जारी हो रही हैं लोगों को, वो कहीं ना कहीं कितनी वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, उस बात को उन्होंने यहाँ पर बताया है। खरे जी के पास चलेंगे। खरे जी, ये जो स्थिति है, आप काफी लंबे दौर से, काफी लंबे समय अंतराल से आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और आपने अनेक दौर देखे हैं, कई सरकारें देखी हैं। इस बीच में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं वर्तमान में, जनता की बात कह के कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, जो कार्य जनता के लिए किए जा रहे हैं, इसी के तहत नेता कई बार अपने दल बदल देते हैं। दल बदल देते हैं, किसी को टिकट नहीं मिल पाती इसलिए दल बदल देते हैं, या कारण उसमें आता है, कई बार तो सुनने में आता है कि युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही थी इसलिए हमने दल छोड़ दिया, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी इसलिए हमने दल छोड़ दिया। और ये जो घटनाक्रम होता है, तो क्या ये जनता के लिए, वास्तव में जनता के हित के लिए होता है या फिर नेताओं का इसमें व्यक्तिगत हित होता है?
तो साफ दिखता है ना कि जब चुनाव के समय में लोग टिकट के लिए दल बदल रहे हैं और राजनीति में अवसर ढूंढ रहे हैं कि हमारा कहाँ से विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, कोई पद मिलेगा, तो साफ दिखता है कि वो राजनीति कर ही नहीं रहे हैं और राजनीति को अपने मुनाफे की चीज बना लिए हैं कि हमको कहाँ से लाभ मिलेगा। और अभी जो राजनीति में लोग आ रहे हैं तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो पहले कार्यकर्ता के स्तर पर लोग राजनीति करते थे, लिखते पढ़ते थे, साइज वगैरह रखते थे, किसी भी लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनको लगता है पहले दिन से ही कि हमको एमएलए बनना है। यदि किसी ने ठेकेदारी में पैसे कमा लिए और राजनीति का भी हवा भी उसी ढंग की बन गई है कि जो लोग वास्तव में राजनीति कर रहे हैं वो इसमें कोई छोटा चुनाव भी लड़ने की सोच नहीं सकते हैं कि वो एक पार्षदी का भी लड़े, सरपंची का लड़े, क्योंकि वो भी चुनाव 20 लाख 50 लाख तक जा रहा है और जो विधानसभा के चुनाव हैं वो करोड़ों में जा रहे हैं। और हमको तो लग रहा है कि संसदीय जो चुनाव है लोकसभा के वो 100 करोड़ से भी ऊपर के जा रहे हैं। जो वैसे खर्चे जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो पूरा परिदृश्य ही पूरा बदल गया है। वो दौर नहीं है। यदि हम दावा करें कि कोई ईमानदार आदमी चुनाव जीता है तो मैं खारिज करता हूँ कि वो देखने में ईमानदार दिख सकता है लेकिन जो उसके पीछे ताकतें खड़ी हैं वो ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा चुनाव पूरा, एक एक रैली में 5-5 करोड़ खर्च हो रहे हैं। कहाँ की राजनीति है, कैसी राजनीति, और प्रोपगंडा की पूरी राजनीति है लोगों को भरमाने की। और जैसे महाभारत में था कि जब द्रोणाचार्य को मारना था तो बड़ा शोर किया गया, हल्ला किया गया द्रोणाचार्य को मारने के लिए और झूठ भी बुलवाया गया युधिष्ठिर से, जबकि युधिष्ठिर के बारे में था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन असत्सामा नरो न कुंजरो वाला जो वाक्य था तो उसको वो भ्रमित हुए, उन्होंने सबसे रख दिए और फिर उसके बाद उनको मार दिया गया। तो वही परिदृश्य पूरी राजनीति का है कि कैन कैन प्रकारेण आपको मारना है किसी को, कैसे करना है, तो वही राजनीति चल रही है। और दल बदल तो इतना है कि पिछली सरकार उसी में चली गई जिसको जनता ने चुना था। ठीक है, बहुत बहुमत नहीं था, बहुमत के करीब थी, लेकिन जब सदन में उसको विश्वास हुआ, सभी राज्यपाल ने बुलाया और मौका दिया उस सरकार को आपने 1.5-1.25 साल भी नहीं चलने दिया। एक बने कोई सरकार का 5 साल का कार्यकाल था और आपने उसको ऐसी महाराष्ट्र में हुआ, तो ये सब क्या चल रहा है। पहले भी होता था, तो आप ये उदाहरण देखिए कि पहले क्या होता था कि इमरजेंसी लगी थी, तो ये सारी चीजें आप भी उसी ढंग का आज बिना इमरजेंसी के इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये तरीके जो है राजनीति में बहुत ही खतरनाक है। और कार्यकर्ता तो कहीं निर्माण ही नहीं है राजनीतिक, आपकी विचारधारा जो भी हो, हम नहीं कह रहे कि आप कौन सी विचारधारा है, लेकिन हमको जो भी विचारधारा होगी हमारे संविधान के अनुरूप हो। हम संविधान में यदि शब्दों को हटा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का, समाजवाद का, तो ये भी गलत है, क्योंकि संविधान की आत्मा में है। और दुनिया में जो राज्य की कल्पना है, दुनिया में जो शासन व्यवस्था है, हर राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा। आप मुस्लिम राष्ट्र बना के, हिंदू राष्ट्र बना के, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाकर जनता का भला नहीं कर सकते हैं। उस राज्य को, राजा को न्यायप्रिय होना होगा और राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। नहीं तो राज्य की व्यवस्था पूरी, फिर तो आप पोप को बना दो, शंकराचार्य को बना दो, किसी मौलाना को बना दो। और ये राजनीति में हो रहा है, बड़ा गंदा दिखता है। जब कोई योगी बन के चुनाव लड़ता है तो हमको लगता है कि ये ढोंग है। आप योगी बन के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको राजनीति सीखना चाहिए। राजनीति में आए हैं तो वो चोला फेंक दो। कोई मौलाना बन के चुनाव लड़ेगा, कोई पादरी बन के चुनाव लड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य जो है ये हिंदू धर्म में ज्यादा बुराई है। हम लोग बहुसंख्यक हैं, उसका फायदा लेने के लिए हम गाली देते हैं कि वो किसी को पाकिस्तानी कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे। तो ये मानक बहुत गलत है। और जो देश में रह रहा है सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, आप चिन्हित नहीं कर सकते हैं। कोई जासूसी कर रहा है, आपको मालूम है कि जासूसी करते हुए कौन लोग पकड़े गए थे। सतना का भी कोई पकड़ा गया था, आज तक वो मामला आता ही पता ही नहीं है। आप जबरन नाम को लेकर
कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएगा मुसलमान तो आप कह दोगे कि पाकिस्तान चले जाओ। ये कोई बात हुई भारत जैसे देश में, जहाँ हमेशा यहाँ भारत के में शरण दी गई है, लोगों को समझा गया है, सबको लेके चलने की बात की गई है। आप विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है देश में कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, वहाँ हमारे यहाँ कुटुंब व्यवस्था ही आप तोड़ दे रहे हैं। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये सारा जो गंदा खेल चल रहा है, चुनाव में भी देखने को लगता है। कई पार्टियों ने तो एक रणनीति तय कर रखी है कि हमको माने धर्म के लोगों को टिकट ही नहीं देना है। एक मैसेज जाएगा देखो इनका। और जब अखबारों में भी देखेंगे खबर क्रिकेट जैसे या कोई भी मैच हो रहा है कि उसमें तो खेल की भावना से रिपोर्टिंग होना चाहिए, लेकिन देखेंगे कि भाषा भी खराब हो गई है। उसने उसको रोंदा, खेल में रोंदा शब्द की कहाँ बात आ गई। एक बार युद्ध होता तो चलती वो भाषा, लेकिन खेल में रोंदा शब्द चल रहा है। बड़े बड़े पत्रकार लोग लिखते हैं उसको हराया तो चलेगा, लेकिन पैरों से कुचलना रोना तो जमता नहीं है। तो हमारी कार्यकर्ता है, हम लोग उम्मीद करते थे, हम लोग जब राजनीति शुरू किया, हम लोग के हाथ में दिनमान पत्रिका होती थी, साहित्यिक पत्रिकाएं होती थी, हम लोग पढ़ते थे, हमारी टीम के लोग तमाम पढ़ते थे, हम लोग बहस करते थे। अभी तो चुनाव में पूरे 5 साल ये चर्चा होगी कि कहाँ एमएलए बनना है, कहाँ सरपंच बनना है, कहाँ सांसद बनना है, किस पार्टी में टिकट मिलेगा उस पार्टी में चले जाना है। और जब इस पार्टी में पूरा परिदृश्य देखिए अभी चुनाव का जो दिख रहा है, रीवा जिले का ही ले लीजिए कि जिनको टिकट नहीं मिली वो दूसरी पार्टी में छलांग लगा लिए। उनकी एक दिन में राजनीतिक वफादारी चली गई। कोई को टिकट लोकसभा का मिला और इस बार नहीं मिला, उसने धैर्य नहीं रखा कि चलो अभी कुछ काम कर लें, ये सीटें जिता लें, अगले बार हमको फिर मिल जाएगा। तो वो फिर बिल्कुल विद्रोह कर दिया है और उसको भुना रहे लोग। तो ये बने अच्छी चीज नहीं है। किसी भी दल के लोग हों, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, दूसरे दल के हो, ये गलत परंपरा जो ट्रेंड चल गया है और जाति का जो समीकरण चल रहे हैं, आप अपने घर परिवार में अभी यह दौर जो दूसरा चल रहा है उसमें हम पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। तो हम जात तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जातिवाद चला रहे हैं। आप सफाई जरूर दे रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, लेकिन चुनाव में पूरा जातिवाद का जहर देखने को मिलता है, पूरा जातिवाद है। यहाँ पर यदि कोई उम्मीदवार हो जाए तो फिर वो धार्मिक समीकरण चलने लगेंगे, सांप्रदायिक समीकरण चलने लगेंगे। फिर कोई कहेगा कि तुष्टीकरण हो रहा है। किसका तुष्टीकरण हुआ? हमको तो नहीं लगता है किसी का तुष्टीकरण हुआ, लेकिन एक वर्ग को निशाना बना के जो राजनीति चल रही है, देश में जहर घोल रहे हैं। देश में तो प्रेम मोहब्बत से देश चलेगा, ये तो टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। और हम तो विभाजन के त्रासदी भुगते हुए देश हैं। हमने कितनी मुश्किल में आज़ादी मिली, इतनी बड़ी लंबी देश की कितना लंबी लड़ाई लड़ी, किन किन लोगों से छुटकारा मिला, राजा महाराजाओं से छुटकारा मिला, अंग्रेजों से छुटकारा मिला, कितनी मुश्किल में संविधान तैयार हुआ उसको लेकर, और उस संविधान को ही आज खत्म किया जा रहा है। तो हमको तो अब संविधान को बचाना है, और जो चुनाव हो रहे हैं उन पर नजर रखनी है कि जो चुनाव है देश के, ये 5 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक उसका एक मैसेज पूरे देश को जाना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और वो चुनाव का मैसेज है। इसलिए ये पूरे लोग लगे हैं कि किसी ढंग से हम ये चुनाव जीत जाएं, जैसे कि लोकसभा भी बनी रहे। तो यदि लोगों को लगता है कि घुटन है, और हमारे जैसे लोगों को तो लगता है कि घुटन है, हम लोगों ने तो इमरजेंसी देखी है, जेल देखा है, 18 महीने जेल देखा है, लेकिन जो घुटन आज महसूस करते हैं, तो तकलीफ होती है कि आपातकाल से भी बुरे हालात बन गए हैं, क्योंकि आपातकाल में संविधान के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी, हमारे संविधान पर हमला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, और लोगों को जिस ढंग से खरीद फरोख्त हो रही है, और ये सरकारी योजनाओं में भी वोट को जो जिस ढंग से प्रभावित किया जा रहा है, पूरा गंदा खेल एन के प्रकार चुनाव निकालना है। ये बहुत ही आपत्तिजनक चीज है कि देश में यदि लोकतंत्र नहीं है, यदि जीवन मूल्य नहीं है, लोग नहीं है, आदमी की माने अपनी पहचान खत्म हो रही है। हम आदमी को आदमी नहीं बना पा रहे हैं। आदमी कभी पूछो तो बटे हुए लोग हैं,
लोग बढ़ गए हैं समाज में। इस पर कोई चोट नहीं कर रहा, कोई मुद्दा ही नहीं आता चुनाव में कि आप चुनाव में जब जाते हैं तो अपने मुद्दे रखिए। आप बताओ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, कायस्थ हूँ, उर्मी हूँ, पिछड़ा हूँ, अगड़ा हूँ, ये सारे खेल चल रहे हैं। आपकी योग्यता राजनीतिक योग्यता है। राजनीतिक योग्यता का मतलब नहीं कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं, आपकी राजनीतिक समझ होना चाहिए। आपने डिग्री ले ली है, कलेक्टर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ कलेक्टर का काम नहीं है। यहाँ पर बहुत कोई डॉक्टर इंजीनियर काम नहीं है। राजनीति का जो क्षेत्र है बिल्कुल अलग अलग है कि हम जन समस्याओं को कितनी बारीकी से समझते हैं और उसमें हमारी भागीदारी क्या है। तो यहाँ जन समस्याएं भी चलती क्या है। लोग चरही में पहुंच जाते हैं, बर्फी में पहुंच जाते हैं, किसी के लड़के का जन्म होता है उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन मूलभूत जो चीजें हैं उसको कभी नहीं पकड़ते हैं कि रीवा में लोग कैसे रहते हैं, कैसे नारकीय जीवन जी रहे हैं, वो समस्याएं। अब रीवा भी क्या हो गया है, एक हाईवे का रीवा है। एक रीवा जो है वो रचारा से शुरू होता है रेलवे स्टेशन तक, उसमें तोड़फोड़ ही चलती रहती है। उसमें फ्लाई ओवर भी बन गए हैं, वो नई चीज है, लेकिन उसका जरूरत क्या थी ये समझ में नहीं आता कि इतने छोटे छोटे फ्लाई ओवर क्यों बना रहा है। और कहीं नीचे की सड़क खत्म हो गई है, पूरी सड़कें खत्म कर दी है। और इधर चले आइए उसके दूसरी ओर, इधर तरेटी उपरेटी बिछिया अमैया है, अमैया भी ले लीजिए, पूरा पूरा बने पूरा लगेगा ये पुराना रीवा। और नए रीवा में भी जो रीवा दिखता है नेहरू नगर, पूरा खोद डाला है। अभी सीमेंटेड जो सड़कें थी उस पर डामरीकरण हुआ है। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि रीवा में विकास का जो नारा है कि सीमेंट की सड़कों पर डामरीकरण हो रहा है। आप पिछली सरकार को तो बदनाम करते हैं, गड्ढे हो गए 2003 में 4-6 महीने, और कुछ समय बिजली नहीं थी, तो आपने ऐसे प्रचार किया जैसे हम लोगों ने अपने बचपन से लेकर 2003 तक बिजली ना देखी हो। हम लोग ने भी बिजली में पढ़ाई की, घरों में बिजली रहती थी, कभी वो संकट आया था, उसके खिलाफ आंदोलन भी किया, लोग जेल भी गए, नारी चेतना मंच में की महिलाएं जेल गई, हम लोग ने भी मैंने सहा यात्राएं सही उसको दौर में भी। लेकिन आप तो जिस ढंग से झूठ बोल बोल के किसी चीज को प्रचारित करते हैं तो बहुत खतरनाक चीज है। ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ोगे। वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में नेहरू नगर आ जाइए, निमंत्रित करते हैं, कहाँ कहाँ गड्ढे नहीं है। अभी सीमेंटेड किया फिर भी आधा बचा हुआ है, डामरीकरण इन्होंने किया है, तो बहुत बुरी स्थिति है। नेहरू नगर तो ऊंचाई बसा है, वहां का पानी नहीं निकाल पाते हैं। आधा घंटा भी पानी भर गया तो वो पानी पूरा डूबने लगता है, जबकि नदी से दूर है, ऊंचे है। और वहाँ कृत्रिम बाढ़ की स्थिति है कि आप सड़कें ऊंची कर रहे हैं, नाली की निकासी नहीं है, 6-6 पुलिया बनने के बाद भी पानी नहीं निकलता है। और आप विकास का जब दावा करते हैं तो आप केवल विकास के नाम पर फ्लाईओवर और कृष्णा राज कपूर स्टेडियम स्मृति बना है, जहां उनकी स्मृति का एक चिन्ह भी नहीं है, केवल नाम है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और विकास का जो ढिंडोरा है ये कितने दिन तक चलाओगे। 4-4 पंचवर्षीय योजना हो गई, 5वीं शुरू हो गई। यहाँ तो लोगों ने राजा को भी हराया, रानी को भी हराया, राजकुमार को भी हराया तो रीवा के लोगों में। लेकिन अब हमको लगता है कि रीवा के लोगों को क्या हो गया, जो वर्तमान दौर में जो 80 आप झेल रहे हो विकास का झूठा नारा, महानगर की बात तो बंद कर दिया है, क्योंकि महानगर तो 25 लाख की आबादी से शुरू होता है। अब महानगर की बात नहीं, लेकिन आज पढ़ा कि भारत का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे। अरे भैया अभी सुंदर बना लो, फिर बहुत सुंदर होगा तो बहुत अच्छा है। अब क्या कौन सा माने क्या बना दोगे, यहाँ तो मूलभूत जरूरतें हैं वो आप पूरा कर दो। यहाँ पर बहुत सुंदर के चक्कर में पूरा रीवा जो है नेहरू नगर रोड वाली रोड से बना ही रहे हो, पूरा रीवा में एक तरह का अंधेरा है, पूरा रीवा में। बाकी शेष रीवा आप चले जाइए, सर्वे कर लीजिए। और आपने मुख्य चौराहों को सुंदर बना दिया है, लेकिन जैसम की देखिए दुर्गति। जैसम जो है, जैसम में चले जाइए, न स्वतंत्रता दिवस में न गणतंत्र दिवस में, किसी भी उसमें पूरा रीवा जब सस्ता है तो जैसम स्थापना दिवस में भी अभी मध्य प्रदेश का हुआ था तो रीवा को सजाया गया, तमाम सरकारी बिल्डिंगें,
और जो हमारे आज़ादी के आंदोलन का स्मारक है, हमारे ख्याल से 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसकी यादगार में 1957 में जय स्तंभ बना था, उसको तो आप हटाने जा रहे थे। वो हम लोगों ने प्रयास किया, वहाँ दीप प्रज्वलन का 75 दिन तक चलाया, उसका दबाव बना और एक माहौल बना, वातावरण बना। उसी बीच में महापौर का चुनाव हुए तो महापौर भी बदल गया। उसकी क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं कि हम लोग ने, लेकिन एक वातावरण बना विरोध का। और अभी देखा कि जो उन्होंने नकली जय स्तंभ बना रखा था आपके पंजर पार्क में, वो तोड़ दिया गया, एक सफलता मिली। लेकिन लोग निकलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। पूरे रीवा की शहर को बेच दिया गया। एक भी जगह हम ढूंढते हैं तो पता चलता है ये सौंदर्या की है। माने कोई शहर की जमीन नहीं है जो कभी विकास होगा, कुछ होगा तो आप रीवा के अंदर जगह नहीं बची है कि आप कुछ नया कुछ कर पाए। आपने पूरा इतनी दुकानें बना दी हैं कि लोगों की दुकान नहीं चल रही है, लोग बैठे रहते हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, पलायन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और ये कुछ दिन बाद जितान सिंह कॉम्प्लेक्स भी गिरेगा। सिविल लाइन में घुस गए हैं, जैसे चीन घुस गया तिब्बत में और फिर भारत में घुस रहा है, तो सौंदर्या भी धीरे धीरे सिविल लाइन की। रीवा का जो ऐतिहासिक स्थल है, सिविल लाइन को भी मानता हूँ, जहाँ लोग कहते हैं कि आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ देखो कितनी हरियाली है, कितनी शांति है, कितने पेड़ हैं, हजारों की संख्या में पेड़ हैं। आपने वहां भी होटलिंग कर दी, वहां जबरन घुस गए। तो ये सारी चीजें पर्यावरण के हिसाब से भी लोग, कितने लोग रीवा के हजारों लोग वहां हवा लेते हैं। आपने वो बिल्कुल विकास के नाम पे व्यापारीकरण, औद्योगिकरण। आखिरकार अभी उमेश तिवारी जो बोल रहे थे कि हमारे देश का जो पूरा ढांचा है वो कृषि प्रधान है। हमारा विकास जो भी होना चाहिए गांव को ध्यान में रखकर, खेती को ध्यान में रखकर, आम आदमी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उसी से पहले जब गांव की व्यवस्था थी तो वो सुनने में आता था कि दूध की नदियां बह रही हैं, सोने की चिड़िया भारत है, तो वो हमारी ग्रामीण व्यवस्था की देन थी। और आज वो कहीं कोई नहीं सुनता है। और जब इंडेक्स देखते हैं तो भारत 111वें नंबर पर भारत जो है पहुंच गया है, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हम और कहते हैं हम विश्व गुरु हो गए हैं। तो कितना शर्मनाक स्थिति है कि आप मानी ठीक है किसी खेल में जीत जाएंगे, अच्छा लगता है, लेकिन भारत का जो सच है वो हमारा गरीबी का माने इतनी ज्यादा गरीबी है। और प्रामाणिक रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में हैं, उनको 5 साल आगे भी, माने गरीबी का ग्राफ घटेगा नहीं, गरीबी का ग्राफ बढ़ेगा। और बता रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो हमको लगता है विकास शब्द का, गरीबी का विकास हो रहा भारत में, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। तो ये निर्लज्जता की स्थिति है, दुर्भाग्य की स्थिति है। देश को से बचाना है और नई राजनीति का काम होना चाहिए कि राजनीतिक दल लोग ट्रेनिंग दें इस बात की कि राजनीति क्या है। अभी तो लोग राजनीति ही नहीं समझते हैं, वो चुनाव लड़ना राजनीति समझते हैं। राजनीति ऐसी है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है, धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। ये डॉक्टर लोहिया कह रहा था। राजनीति जो है लड़ना सिखाती है अन्याय के खिलाफ, और धर्म इसी अन्याय के खिलाफ जो मूल्य बनते हैं, धर्म उनको स्थापित करता है। तो धर्म का राजनीति का एक का माने तालमेल है। लेकिन धर्म को जब भी जो चल रहा है राजनीति से जैसे जोड़ते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चुनाव के समय धर्म का कैसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खास तौर से हमको देखा है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग जितना पाखंड कर रहे हैं उतना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम बड़े धर्म हैं, हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। उसको तो पहले कन्यादान योजना बना रखी थी, तो कन्यादान की चीज नहीं, उसको हटा दिया शायद। लेकिन यह है कि ये सारी चीजें नहीं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, लोग अपने आप शादी करेंगे ज्यादा अच्छा है। ये खैरात जो बांटने का सिलसिला है, चाहे वो लाडली बहना के नाम पे हो, कोई योजनाएं हो, कोई भी सरकार करे, तो ये गलत है। लोगों को निकम्मा बनाने का जो गंदा खेल है वो बंद होना चाहिए। और राजनीति में नए मूल्यों की राजनीति हो, तभी विधानसभा में अच्छे लोग पहुंचेंगे, लोकसभा में, पंचायत में अच्छे लोग पहुंचेंगे, तो राजनीति हमारे देश के चरित्र को बदलेगी। लेकिन अभी की राजनीति में बर्बादी है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे राजनीति से, कई लोग लिख के भी रखते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, जबकि मैं राजनीति से हेट नहीं करता हूँ।
मैं राजनीति को बदलने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खरे जी ने अपनी बात रखी है और इस पूरी बात में जो उन्होंने चर्चा की है, इस महत्वपूर्ण बातें हैं और ये उनके अनुभव पे आधारित है। एक लंबा समय अंतराल उन्होंने राजनीति का देखा है, देश के विकास का देखा है। उमेश तिवारी जी ने भी जो बातें रखी हैं वो निश्चित ही जनता के बीच की बातें हैं और महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे जो दर्शक देख रहे हैं विचार करेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपना निर्णय करेंगे। यदि जनता के, हमारे दर्शक के कोई सुझाव हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई वीडियो मैसेज हमारे चैनल की ईमेल आईडी में भेज सकते हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण चर्चा रही है। लोक लुभावन जो घोषणाएं होती हैं, जो वादे होते हैं, उन पे चर्चा रही है। खरे जी ने रीवा के विकास पे भी बात की है और निश्चित ही आप दोनों का अनुभव जितना रहा है उसके लिए हमारे कार्यक्रम में एक निश्चित ही और प्रोग्राम जोड़ना होगा और हम लेके आएंगे, विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे अपने दर्शकों के लिए। अपना पंचे शो में आज समाप्ति का वक्त हो रहा है और हमारे साथ उमेश जी रहे, आपका धन्यवाद। हमारे साथ अजय खरे जी रहे, आपका भी धन्यवाद। निश्चित ही हम आपके अनुभव की जो बातें हैं, आपके अनुभव से जो हमारे दर्शकों को मिल सकता है, उसके लिए हम एक विशेष कार्यक्रम और लेके आएंगे जल्द ही, जिसमें और भी बातें शामिल होगी। जो आज रह गई हैं वो बातें भी आएंगी। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना पंचे शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।